हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आज डिस्कस करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स के। रेसिडेंशियल स्टेटस हम ऑलरेडी समझ लिए। अब कौन रेसिडेंट है कौन नॉन रेसिडेंट है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनीज के केस में। अब समझेंगे कि उनके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा। हम आगे जाकर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में। इंसिडेंट ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप ऑफ इनकम। कौन सा इनकम वो जनरेट कर रहा है और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन टाइप ऑफ इनकम एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स इज रिप्रेजेंटेड। देखो डायग्राम को ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेप्ट डायग्राम के अंदर में है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, नॉन रेसिडेंट कंपनी, अगर एक कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो उसका इंडिया में जितना इनकम जनरेट हो रहा है सिर्फ वही टैक्स देगा। मान लो एक कंपनी है यूएस का, जो यूएस में इनकॉर्पोरेटेड है और वो नॉन रेसिडेंट है इंडिया का, लेकिन वो कुछ इनकम इंडिया से जनरेट कर रहा है। मान लो कुछ उसके 5-10 कस्टमर इंडिया में हैं और उनसे वो बिजनेस कर रहा है और वो पैसे कमा रहा है, तो वो पैसा जो वो इंडिया से कमा रहा है सिर्फ उतने इनकम के ऊपर वो इंडिया में टैक्स दे। तो नॉन रेसिडेंट कंपनी का ओनली इंडियन इनकम जो इंडिया में वो कमा रहा है उसी के ऊपर टैक्स देगा, बाकी के ऊपर टैक्स नहीं। रेसिडेंट कंपनी के केस में वो इंडियन इनकम पे भी टैक्स देगा और फॉरेन कंट्री पे जो इनकम कमा रहा है उसके ऊपर भी टैक्स देगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट सिर्फ इंडिया में जितना कमाया वो उतने पे टैक्स देगा, और रेसिडेंट कंपनी जितने भी होंगे वो इंडिया में जितने कमाए उस पर तो टैक्स देंगे ही, प्लस वो बाहर से जितना पैसा कमा कर लाए उस पर भी इंडिया में उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, देखो income has been classified as Indian income and foreign income for the purpose of determining the scope of total income of a company depending upon their residential status. According to section 5, if a company is resident company in India, both Indian income and foreign income are taxable. अगर वो एक resident company है तो इंडिया में जितना पैसा कमाया उस पर तो टैक्स देगा ही, साथ में फॉरेन से जितना पैसा कमाया उसके ऊपर भी टैक्स। However, a non-resident company is liable to tax on India on Indian income only. नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया से जितना पैसा कमाया उसी के ऊपर टैक्स देगा। इन अदर वर्ड्स, इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेट। अगर इंडियन इनकम है मतलब इंडिया से अगर पैसा कमाए तो इंडिया पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस चाहे कुछ भी क्यों ना। लेकिन अगर तुम फॉरेन से पैसा कमा रहे हो तो टैक्स तभी देना पड़ेगा जब तुम इंडिया के रेसिडेंट हो। Taxable in the hands of resident company. Let us discuss the concept of Indian foreign company. Indian income. What is Indian income? हम अभी बात किए इंडियन इनकम किसी भी हाल में इंडिया में तो टैक्स देना ही पड़ेगा। फॉरेन इनकम के केस में तभी टैक्स दोगे अगर तुम एक रेसिडेंट कंपनी हो। नॉन रेसिडेंट कंपनी फॉरेन इनकम पे अपना टैक्स नहीं देता है, वो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देता है। ठीक है, अब बात है व्हाट इज इंडियन इनकम, व्हाट इज फॉरेन इनकम। देखा तीन प्रकार का होता है। एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री इज एन इंडियन इनकम इफ इनकम इज रिसीव्ड in India during the previous year, at the same time it accrues in India during the previous. इंडिया में पैसा रिसीव हुआ या इंडिया में पैसा एक्रू हुआ। If income is received in India during the previous but accrues outside India during the previous year, इंडिया में रिसीव हुआ लेकिन वो एक्रू कहीं बाहर हुआ था। एक्रू मतलब जैसे एग्जाम्पल ध्यान देना, महीना खत्म होते ही जो हमारा टीनेंट होता है हम उससे रेंट लेने पहुंच जाते हैं। 1 तारीख को पैसा ड्यू हो जाता है, हम लेने जाते हैं 5 तारीख को, हमें पैसा मिलता है 5 तारीख। तो इनकम एक्रू हुआ 1 तारीख को, रिसीव हुआ 5, मतलब देना रिसीव करने का जो ऑप्शन था वो 1 तारीख से शुरू हो चुका था। 1 तारीख को इनकम एक्रू हो चुका था लेकिन रिसीव कब हुआ 5 तारीख। वैसे ही अगर इनकम रिसीव और एक्रू दोनों इंडिया के अंदर हो रहा है तो उस टैक्स तो वो है इंडियन इनकम। रिसीव इंडिया में हो रहा है एक्रू बाहर हो रहा है तब भी हम उसे क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम ही बोलेंगे। इफ इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस बट एक्रूज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस। बेसिकली तीनों को मिलाकर मैं ये बोलता हूँ रिसीव या एक्रू दोनों में से कोई भी चीज इंडिया में हो रहा है तो वो एक इंडियन इनकम है, अदरवाइज वो इंडियन इनकम। बात समझ, रिसीव और एक्रू दोनों में से कोई एक चीज भी अगर इंडिया में रहा है तो उसके वो एक इंडियन, अदरवाइज वो इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम, following conditions are satisfied and the income is not received in India and it does not accrue or arise in India। ना रिसीव हुआ है ना एक्रू हुआ है, दोनों ही बाहर हुआ है। यूएस का मैं घर था,
वहां पर रेंट ड्यू हुआ, वहीं पर रिसीव हुआ, इंडिया में पैसा आया ही नहीं ना रिसीव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में, तो वो एक बनेगा फॉरेन। बात समझ, रिसीव इंडिया में होता है या एक्रू इंडिया में होता है, दोनों में से कोई एक चीज भी इंडिया में होता है तो वो हमारा क्या रहेगा, हमारा इंडियन इनकम रहेगा। रिसीव एक्रू दोनों बाहर हो रहा है तो वो हमारा होगा फॉरेन इनकम। ठीक है, चलो ये समरी दिया हुआ है, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिंपल भाषा में समझ लिए हैं। रिसीव एक्रू दोनों में से कोई एक चीज भी इंडिया में हो गया मतलब वो इंडिया का इनकम है, दोनों अगर बाहर हो रहा है तभी वो फॉरेन इनकम है। ठीक है, चलो क्लैरिफिकेशन, ये कोई नीड नहीं है हमें, चलो ये क्लैरिफिकेशन का हमें कोई नीड नहीं है, तुम इसे कट कर सकते हो, अननेसेसरी का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन को कट कर दो, इस क्लैरिफिकेशन का हमें कोई लेना देना। आते हैं इनकम टैक्स रेट के ऊपर, व्हाट आर द रेट ऑफ टैक्सेस टू बी एप्लीकेबल। इनकम टैक्स रेट सरचार्ज सेस एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर 21 22 22 23 आर गिवन इन द फॉलोइंग। 23 24 में भी सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी मोस्टली सेम ही रहने वाला। देखो डोमेस्टिक कंपनी, when the total turnover or gross revenue of a company does not exceed 400 crore during the previous year 18 अगर 400 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो 21-22 में 25%, 22-23 नॉट एप्लीकेबल। when the turnover of gross revenue company does not exceed 400 crore in the year 1920 तो इस नॉट एप्लीकेबल, इसमें आ जाएगा 25%। एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी 30%। तुम सोच कर चलो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% का टैक्स रेट, ये 25% 30% ये सब भूल जाओ, डायरेक्टली 30% का टैक्स है, उस पर ईसी एचएससीसी अलग से लगेगा, सेस सरचार्ज अलग से लगेगा, तो वो सब अलग से लगेगा। रेट ऑफ टैक्स है दोनों ही केस में 30%। फॉरेन कंपनी के केस में 50% है और अदर इनकम में 40% है। ये सभी इनकम रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन कंसर्न या फिर इस प्रकार का कोई भी इनकम है तो 50% और बाकी इनकम पे 40% का टैक्स हमारा लगाया जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो नॉर्मल रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी पेज 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, कैजुअल इनकम 30%। कैजुअल इनकम मतलब लॉटरी लग गया तुम्हारा, मान लो कोई हॉर्स रेस में जीत गए, इस टाइप का कोई इनकम हो गया, बेटिंग करे, बेटिंग एंड लॉटरी इनकम हो गया तो 30% का टैक्स रेट। सेस और सरचार्ज के बारे में बात करें तो सरचार्ज में आते हैं हम लोग। सरचार्ज में डोमेस्टिक कंपनी लेस देन 1 करोड़ नील, 1 से 10 करोड़ अगर होगा तुम्हारा इनकम तो 7% का सरचार्ज अलग से देना पड़ेगा, 10 करोड़ से ऊपर होगा तो 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी में 5% कम है, नील तो रहेगा ही, 1 से 10 करोड़ में 2% देना पड़ेगा और 10 करोड़ से ऊपर 5% देना पड़ेगा। ये सभी रेट को याद कर लेना, आगे जाकर काम आएगा। सेस के बारे में बात करें तो ये हमेशा सेम है, 4% डायरेक्टली लगेगा, 1% एजुकेशन सेस, 2% एजुकेशन सेस, 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और 1% हेल्थ क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत टैक्स जिसको बोलते हैं, स्वच्छ भारत सेस या हेल्थ सेस भी इसको बोला जाता है, स्वच्छ भारत सेस एसबीसी भी बोला जाता है या हेल्थ सेस भी बोला जाता है। 1% का वो टोटल मिलाकर 4% का सेस हमारा लग जाएगा। आज के दिन में भी वही रेट है और आने वाले ईयर में भी अप्रॉक्स वही रेट होने वाला। तो रेट ऑफ टैक्स कंपनीज के केस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हो गया ये टॉपिक हमारा, आगे और क्या जाएंगे, टैक्स का कैलकुलेशन है और बाकी टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे पार्ट सी के अंदर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।